प्राचीन काल से ही भारत में अनुसूचित जाति यानी दलित वर्ग को अछूत माना गया। उन्हें आम लोगों को मिलने वाले अधिकारों से भी वंचित रखा गया। हिंदू वर्ण व्यवस्था में पंचम यानी बाहर का हिस्सा था। इस नाते इन्हें समाज में सबसे निचले तबके में रखा गया, जिनके कोई अधिकार नहीं थे। तमाम धर्मों के लोगों को मिलाकर भारत में ऊंच नीच की जो समाज व्यवस्था थी, उसमें भी दलितों को सबसे नीचे गिना गया है। अगर भारतीय समाज व्यवस्था की तुलना एक ऐसी इमारत से करें जिसमें ऊपर या नीचे चढ़ने उतरने वाली सीढ़ियां ना हो, तो सवर्ण यानी उच्च जाति को ऊपर के फ्लोर मिले, वहीं दलितों के हिस्से में बेसमेंट यानी तहखाना आया। लेकिन इस व्यवस्था में अब बदलाव आया है। ऊपर के फ्लोर के लोग तो अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे नीचे की मंजिल और बेसमेंट में रहने वाले का क्रम बदल गया है। जिस तरह से हाल के सालों और महीनों में बीजेपी सरकार ने मुसलमानों के साथ व्यवहार किया, स्कूलों में हिजाब पहनने पर जिस तरह विवाद को सरकार ने आगे बढ़ाया, जिस तरह मॉब लिंचिंग को ना सिर्फ होने दिया बल्कि ऐसा करने वालों को जिस तरह अक्सर बीजेपी ने सम्मानित किया, मुसलमान विरोधी भड़काऊ भाषण देने वालों को जिस तरह नायक बनाया गया, जिस तरह नवरात्रि के दौरान मांस और खासकर हलाल मीट को लेकर विवाद भड़काया और बीजेपी शासित नगर निगम जिस तरह से इसमें शामिल हुए और जिस तरह से नागरिकता कानून को धर्म आधारित बनाया गया, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मुसलमान भारतीय समाज व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गए हैं। इस तरह दलितों की जगह अब कम से कम मोदी सरकार की नजर में मुसलमानों से ऊपर है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे मोदी काल के 8 सालों में मुसलमानों को बनाया गया निशाना, क्यों मुसलमानों पर सबसे ज्यादा हुए जुल्म। तो देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट, मोदी काल के 8 साल हाशिए पर मुसलमान। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि देश में मुसलमानों की आबादी कितनी है। इस वक्त देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। जनगणना को लेकर 2021 की एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश की आबादी बढ़कर करीब 140 करोड़ हो चुकी है, जिसमें करीब 15.39% यानी करीब 21 करोड़ 54 लाख मुस्लिम आबादी शामिल है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अब उन्हें प्रधानमंत्री बने 8 साल पूरे हो चुके हैं। इन 8 सालों में देश में अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा और खेती किसानी से लेकर महंगाई तक सबकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन मोदी काल के इन 8 सालों में जिस तरह से बीजेपी सरकारों ने मुसलमानों के साथ व्यवहार किया है, वो आज सबके सामने है। आखिर मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों करती है बीजेपी? आज ये सवाल हर मुसलमान कर रहा है। मुसलमानों को लेकर भारतीय सरकारें कभी उदार नहीं रहीं, उन्हें हमेशा दोयम दर्जे का ही समझा गया। लेकिन मोदी सरकार की शासन व्यवस्था में ये सब अब खुलकर होने लगा है। मुसलमानों के प्रति शासन का भेदभाव बीजेपी सरकार के आने के बाद काफी ज्यादा होने लगा है। मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में आई सच्चर कमेटी रिपोर्ट से ये जाहिर हो गया था कि सरकारी नौकरियों से लेकर बैंक से लोन लेने के मामले में मुसलमान काफी पीछे रह गए हैं। मुस्लिम नीति के जानकारों की माने तो पिछली सरकारों और अब की मोदी सरकार की मुसलमान नीति में 2 बड़े फर्क हैं। पहला फर्क तो यह है कि बीजेपी शासन ने निष्पक्षता की जो एक पतली सी चादर हुआ करती थी, उसे फेंक दिया है। मिसाल के तौर पर विवाद हिजाब का हो या मीट बैन का, हमेशा बीजेपी सरकार या शासकीय संस्थाएं एक पक्ष के साथ खड़ी नजर आई और वो पक्ष निष्पक्ष नहीं है। बीजेपी और बीजेपी के वैचारिक सहयोगी संगठनों ने यहाँ पर जो नेता थे, जिस तरह से खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, इसका चलन पहले नहीं था। दूसरा फर्क ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले मुस्लिम उत्पीड़न या मुस्लिम विरोधी हिंसा के निशाने पर ज्यादातर गरीब और वंचित मुसलमान होते थे। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बीजेपी के निशाने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया भी है, जहां अच्छी संख्या में मुस्लिम इलीट तैयार होते हैं। बीजेपी ने मुसलमानों के कई बड़े और दबंग नेताओं को जेल में डाला है, जिनमें आजम खान, मुख्तार अंसारी शामिल हैं। इनके अलावा यंग स्कॉलर्स जैसे उमर खालिद और शर्जिल इमाम और डॉक्टर कफील खान को भी जेल जाना पड़ा। उन पर सख्त धाराएं लगाई गई। मुसलमानों के हर आंदोलन और प्रतिरोध के बाद सरकार बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे युवाओं को लंबे वक्त के लिए जेल में डाल रही है। सवाल उठता है कि बीजेपी ये सब क्यों कर रही है? हम आपको बताते हैं कि बीजेपी की राजनीति का मुख्य आधार हिंदू मुस्लिम नफरत पर ही आधारित है। बीजेपी ये समझ चुकी है कि देश की सत्ता पर काबिज रहने के लिए हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ ऐसे भड़काते रहो और मुसलमानों का उत्पीड़न करते रहो, जिससे देश की सत्ता की चाबी
परमानेंट हमारे हाथों में रहेगी। मुस्लिम विरोध के बिना बीजेपी के लिए हजारों जातियों में बटे हिंदू समाज के मतदाताओं के बड़े हिस्से को एकजुट कर पाना आसान नहीं है। इससे बीजेपी को एक फायदा यह भी है कि सांप्रदायिक तापमान गर्म करने से हिंदू धर्म की नीचे की जातियां अपने हक अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाती हैं। यह हालात बीजेपी को पसंद हैं क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ नफरत की राजनीति बीजेपी को चुनावों में राजनीतिक फायदा देती है। इसलिए बीजेपी हिंदू बनाम मुसलमान की इस कड़ाई को लगातार गर्म रखती है। साल 2014 में सरकार बदलने के बाद से देश का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। आज मुसलमानों की बात होती है तो उनके बच्चों के स्कूल छोड़ने से लेकर आमदनी घटने का जिक्र नहीं होता, बल्कि आज उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए इंसाफ मांगने की बात होती है। 2014 के बाद से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे अपराधों में काफी इजाफा हो गया है। मुसलमानों को पीट पीट कर मार डालना और फिर उन घटनाओं के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना और इन वीडियो पर बेशर्मी से जीत की खुशी मनाना यह अब खुलकर हो रहा है। इसके पीछे बीजेपी संगठनों का बड़ा हाथ होता है। लोगों पर बसों, ट्रेनों और हाईवे पर इसलिए हमले हुए क्योंकि वो मुसलमान थे या मुसलमान जैसे दिखते थे। लोगों को इसलिए मारा पीटा गया कि कुछ लोगों को यह शक हो गया कि वो गाय का मांस लेकर जा रहे थे। ऐसी घटनाओं में पुलिस का रवैया हमेशा एक तरफा रहता है। पहले तो पुलिस वाले ऐसे जुल्मों के शिकार लोगों पर ही गो संरक्षण कानून के तहत केस कर देते हैं, जबकि अक्सर पुलिस के पास सबूत के नाम पर सिर्फ भीड़ का शोर होता है। फिर दबाव बढ़ने पर पुलिस बेमन से आरोपियों के खिलाफ केस करती है। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाओं का आम हो जाना और सरकार का पूरी तरह खामोशी अख्तियार कर लेना नई बात है। पहले जो घटनाएं इक्का दुक्का हुआ करती थी वो अब रोजमर्रा की बात हो गई है। लव जिहाद के नाम पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भारत के मुसलमान नौजवान अंतरराष्ट्रीय साजिश में शामिल हैं, जिसके तहत हिंदू लड़कियों को बहलाकर उन्हें मुसलमान बनाकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। हिंदू दक्षिणपंथी इसे लव जिहाद कहते हैं। ऐसे संगठनों से जुड़े लोगों ने युवा जोड़ों पर खुलेआम हमले किए हैं और मुस्लिम मर्दों से शादी करने वाली हिंदू लड़कियों के खिलाफ यह कहकर केस दर्ज करा दिए गए कि इन महिलाओं को कथित तौर पर जिहादी फैक्ट्री ने बहला फुसला दिया है। मुसलमानों के खिलाफ सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों की नफरत भरी बयानबाजी आम बात हो गई है। भारतीय मुसलमानों के लिए सबसे तगड़ा झटका राजनीतिक तौर पर उनके वोटों की अहमियत का खत्म हो जाना है। 2014 में बीजेपी एक भी मुस्लिम सांसद के बगैर पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पार्टी को बहुमत मिला हो और उसका एक भी मुस्लिम लोकसभा सांसद ना हो। 2014 के लोकसभा चुनाव में केवल 4% मुस्लिम सांसद चुने गए। मुसलमानों की मौजूदा आबादी 14.2% के अनुपात में ये लोकसभा में मुसलमानों की अब तक की सबसे कम नुमाइंदगी है। भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में 19.2% मुसलमान हैं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा और बड़े आराम से बहुमत हासिल कर लिया। पार्टी ने मुसलमानों के जख्मों पर तब और नमक छिड़क दिया जब भगवाधारी योगी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। योगी के खिलाफ कई आपराधिक मामले चल रहे थे। इनमें धर्म और जाति के नाम पर दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप भी शामिल था। ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां फैसला बहुमत से होता हो, जहां अधिकारों के बंटवारे, स्वतंत्र न्यायपालिका, कानून का राज और निष्पक्ष मीडिया की व्यवस्था ना हो, वहां अल्पसंख्यकों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। यह हालात बहुसंख्यकों की तानाशाही की तरफ ले जाते हैं। आज भी भारत का संविधान इस देश के नागरिकों का सबसे बड़ा रक्षक है। माहौल में इतनी नफरत से लोगों की खींच बढ़ रही है, लेकिन इस माहौल को बदलने के लिए मुख्य धारा की मौजूदा सियासत में बड़े बदलाव की जरूरत है। साथ ही आम भारतीय के जहन और दिल में भी बदलाव की जरूरत है। एक फलता फूलता अल्पसंख्यक, खासकर मुसलमान अल्पसंख्यक समाज सिर्फ गुजरे जमाने के भारत का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके लिए लोकतांत्रिक भविष्य के लिए भी जरूरी है। उम्मीद है कि ये बात समझकर हिंदुस्तान लंबे समय से चली आ रही अपनी खामोशी को तोड़ेगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।